बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिविल मिलिट्री रिलेशन के हवाले से। इस सारे टॉपिक को छेड़ने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प सा किस्सा बताना चाहता हूँ। कोई वक्त था कि एक औरत थी जिसके बाप भी जिंदा थे, जिसके 6-7 भाई थे। वो औरत बड़ी नाजुक सी थी। उस औरत को कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता था। उसे कोई कुछ कह भी दे तो वो हिल जाती थी और किसी न किसी तरह के सख्त एक्शंस ले लेती थी। उसमें कुछ भी सुनने की बर्दाश्त न थी और उसमें कुछ भी करने की कुव्वत न थी। बस उसके पास जो उसकी ताकत थी, एक तो उसके माँ बाप थे, उसके बाद उसके 8-9 भाई थे। जब भी उस औरत को तकलीफ होती तो उसके 8-9 भाई उसका साथ देते और फिर वो औरत जो चाहे वो कर जाती। अब आगे चलकर उस औरत ने शादी की। लोगों ने उसे बड़ा मना किया कि भाई तुम शादी ना करो, क्योंकि शादी में जिम्मेदारियां होती हैं, तुमसे शादी नहीं निभाई जाएगी। उसने कहा मुझे किसी भी हाल में शादी तो करनी ही है। ठीक है, उस औरत की ख्वाहिश थी, तो उसके भाई रह ना सके और उसको औरत की ख्वाहिश पूरी कर दी। उसकी उन्होंने करवाई शादी। अब शादी से क्या हुआ कि उसका एक शोहर आया। अब शोहर तो शोहर हो, 6-7 महीने शोहर के साथ बड़ी खुश रही। उसके बाद शोहर की डिमांडें शुरू हो गई। शोहर चाहता ये करो, वो करो, ये करो और ऐसा ना करो, और उसे बहुत ही मना करता बहुत सारी चीजें करने से। फिर उसने शोहर से आके गुस्सा, फिर ये शोहर से हो गई खफा और उसके बाद इसने दे दी शोहर को तलाक। ठीक है, भाइयों ने कहा चलो हो जाता है, एक शादी नाकाम हो जाती है। फिर इसको बाद में पता चला कि शादी में तो बड़े मजे हैं, फिर से शादी करनी है। वरना जैसे ही ये घूमती फिरती तो लोग इसे आवारापन का ताना मारते, कहते कि कितनी कैरेक्टरलेस है कि ऐसे ही शादी के बगैर घूम रही है। इसके अंदर फिर से ख्वाहिश हुई कि शादी कर ली जाए। फिर इसने शादी की। पिछली बार के हस्बैंड में इसने ताना दिया कि इसकी आंख कानी है, इस बार का इस हस्बैंड का चेहरा गलत है। फिर इसकी तलाक हो गई। फिर ये आवारा घूमने लगी तो लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए। फिर इसने शादी की। फिर उसने कहा कि इस हस्बैंड में बहुत ज्यादा खामियां हैं। फिर इसकी तलाक हुई। फिर चौथी शादी की इस औरत ने, फिर इसकी तलाक हुई। हर बार किसी न किसी तरह से अपने शोहर में कोई ना कोई खामियां लाने की कोशिश करती और ये बताती कि इसमें ये गंदा है, इसमें वो गंदा है। फिर इसकी तलाक हो जाती। अब मोहल्ले वाले, इसके भाई, इसके माँ बाप वो तो पहले ही गुजर चुके थे। सबको समझ में नहीं आया कि इस औरत के किरदार में आखिर मसला क्या है कि ये बार बार शादियां करती है, फिर तलाकें ले लेती है। आखिर क्या मसला है इस औरत के किरदार में। फिर अब जब उसकी शादी हुई है वो 2018 में हुई है। 2018 में इस औरत ने एक और शादी की। इस औरत ने शादी की इमरान खान, वजीर आजम पाकिस्तान के साथ। अब 2021 आते आते इसको इमरान खान में भी काफी ज्यादा बुराइयां नजर आना शुरू हो गई। अब यहाँ से भी वो तलाक लेना चाहती है। अब सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है आप तलाक तो ले लेंगी, पर दूसरा निकाह किसके साथ करेंगे, क्योंकि हम दूसरा दूल्हा भी तो ढूंढे जो आपके साथ शादी करे। क्योंकि आपके साथ तो 70 सालों में जितनी भी आपने शादियां की हैं, कईयों को तलाकें दी हैं, कईयों को जहर दिया, किनको धोखा दिया। आपको लिए कोई और दूसरा दूल्हा जिसके साथ आप एक अच्छा निकाह करके खुश रह सकेंगी। इस औरत का नाम है पाकिस्तान मिलिट्री। आप लोग समझ तो गए ही होंगे। और इसके माँ बाप थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान, जो बेचारे गुजर गए। माँ बाप थे तो ये औरत सीधी थी। अब माँ बाप नहीं है, उसके बाद ये अपने भाइयों के हाथ में आ गई है। अब इसके भाई कौन है? ये कोर कमांडर्स। जब भी ये औरत अपने शोहर से बिगड़ती है तो कोर कमांडर मार्शल लगा देते हैं। इसको मैं कह रहा हूँ तलाक। उम्मीद करता हूँ किस्सा तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये कौन सी कैरेक्टरलेस औरत है जिसके बारे में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस औरत के साथ मसला क्या है? इस औरत को रवाज, दस्तूर, कानून, आइन, नजरियात, आइडियोलॉजी से कुछ नहीं लेना देना। बस इसकी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें। जब इसकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं तो ये अपने शोहर के साथ खुश होती है। जब इसका शोहर कोई भी हो इसे मना करता है उन ख्वाहिशों के पीछे भागने से, तो ये तलाक की मुतालबा करना शुरू कर देती है। या अपने भाइयों को जो कि कोर कमांडर है उन्हें लेकर डराने की कोशिश करती है अपने शोहर को। इसका शोहर बनना भी काफी मुश्किल सा काम है पाकिस्तान के अंदर। अब आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस औरत में इतने मसले पैदा क्यों हो गए और क्या दूसरों के घरों में भी इतनी तलाकें लेती हैं ये औरतें। ये मिलकर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तान के हवाले से देखने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो वहाँ पर भी एक बड़ी खासी फौज थी। अमेरिका भी आजाद हुआ, वहाँ पर भी एक अच्छी खासी फौज थी। हालांकि अमेरिका की आजादी के पीछे तो उसकी फौज का हाथ था, हिंदुस्तान की आजादी के पीछे उसकी फौज का हाथ नहीं था। पाकिस्तान की आजादी के पीछे उसकी फौज का हाथ नहीं था। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका में लड़कर उसने आजादी हासिल की। वहाँ की आजादी एक फौज की वजह से। फिर भी उन्होंने अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी इन्हें फलने फूलने दिया। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जितनी छोटी मिलिट्री है उतना ही बड़ा ईगो है। यहाँ पर ये ऐसा कैसे मसला हो गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, रूल ऑफ लॉ, इन सारी बातों को नजरअंदाज करके कुछ छोटे छोटे इश्यूज को बड़ा बनाकर आप मार्शल लॉ इम्पोज करने की कोशिशें करते रहते हैं। अब ये हमारी सियासी औरत जो हमारी फौज है, ये क्यों और कौन कौन से एक्सक्यूजेस देती रही है माजी में मार्शल लॉ लगाने के लिए। सबसे पहला और बहुत अच्छा एक्सक्यूज जो हमें मिलता रहा है, सियासतदान इनकॉम्पिटेंट है।
पॉलिटिशियंस आर इनकॉम्पिटेंट। चलिए ठीक है, पॉलिटिशियंस इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन इनमें से अक्सरियत पॉलिटिशियंस की बनाई किसने? आप पीपल्स पार्टी को ले ले, जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल अयूब ने बनाया। आप नवाज शरीफ को ले ले, जनरल जियाउल हक ने बनाया। सो इन इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस को बनाने के पीछे भी आप ही का हाथ है। काफ लीग को जनरल मुशर्रफ ने बनाया, MQM को जो उसकी दहशतगर्दी थी जनरल मुशर्रफ ने बनाया, मौलाना फजल रहमान को ISI के चीफ हामिद गुलवालो ने उन्होंने बनाया जो MMA बनाने की कोशिश कर रहे थे। सो इस तरह की तमाम तर सियासी पार्टियां तो पैदा आपने की। जो पाकिस्तान की हकीकतन पार्टियां थी, जो पाकिस्तान के अंदर रियल पार्टीज थी, जो आजादी के बाद बनी थी, वो सारी की सारी तो आपने कुचल कर रख दी। आपने अपने सियासी इख्तियार को तूल देने के लिए आपने ही माजी में उन्हें कुचल कर रख दिया। बांग्लादेश में हुसैन शहीद सूर्यवर्दी वाले और चौधरी निजामुद्दीन वाले जब वो वहाँ की क्यादत लीड कर रहे थे, उनके खिलाफ मार्शल लॉ क्यों लगाया आपने? वहाँ की जो अच्छी पार्टियां थी उन्हें आपने मार्शल लॉ लगाकर कुचल दिया। फिर वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान जैसे लोग उभर कर आए और उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। यही वो मजा है जिससे मना किया जाता है आर्मी को कि वो सियासत के अंदर मुदाखलत ना करे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी काफी शैलो होती है, इनमें डीप और इंसाइट नहीं होती मामलात के लिए। बातें बड़ी अच्छी करवा लेते हैं क्योंकि फौजी हैं, फौजियों के पास कई किस्से होते हैं, पर हकीकत बहुत ही कम होती है। अब बातें हैं कि हम शहादत देते हैं, हम सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम आगे बढ़कर लड़ते हैं, इसीलिए हमारा हक बनता है। दुनिया की कोई भी फौज उठा लो, कोई भी फौज उठा लो, अमरीकी, हिंदुस्तानी, कहीं की भी फौज उठा लो, सब फौजें मुल्क की हिफाजत करती हैं, सब फौजें शहादत देती हैं, सब फौजें अपने लोगों के लिए आगे बढ़कर लड़ती हैं। ये कोई इकलौती फौज थोड़ी है जो ये काम स्पेसिफिकली करती है। अगर हम इनसे पूछें कि वार ऑन टेरर में आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये झट से जवाब देते हैं कि 10,000 जवान हमारे मरे हैं। लेकिन इनसे कोई पूछे कि 70,000 सिविलियन भी तो मरे हैं, ये 1:7 बनता है। 7 सिविलियन मरे हैं, 1 सिपाही मरा है। जब जहाँ पर 1 सिपाही ने वार में कंट्रीब्यूशन दिए, वहाँ पर 7 सिविलियन ने भी कंट्रीब्यूशन दिए। सो ये कहना कि सिर्फ सिपाही ही कंट्रीब्यूशन देते हैं वार में, ये सरासर नाइंसाफी है और ये बिल्कुल गलत है। ये सिविलियंस को अंडरमाइन करने वाली बात है। सो हर फौज यही काम करती है जो हमारी फौज करती है, मगर बहुत सारी फौजें अपने इक़्तिदार के ऊपर काबिज नहीं होती। कौन सी फौजें होती हैं जो अपने इक़्तिदार के ऊपर काबिज होती है? म्यांमार जैसी 3rd ग्रेडेड फौजें, इजिप्शियन जैसी 3rd ग्रेडेड फौजें, सीरिया में जो फौज कर रही है, सद्दाम हुसैन के अंडर में जो इराकी आर्मी थी, जो 3rd वर्ल्ड कंट्रीज की लोकल डिमोरलाइज्ड अनप्रोफेशनल विथ लो लीडरशिप क्वालिटीज वाली फौजें, वही अपने सियासी हुकूमतों के ऊपर कब्जा करती है। जो फौजें अपने अंदर एक अच्छी खासी एबिलिटी रखती है, वो कभी भी सियासी हुकूमतों के ऊपर कब्जा नहीं करती। अफगानिस्तान का डिबेकल अमेरिका के लिए कम था, इससे बड़ा डिबेकल क्या हो सकता है अमेरिका के लिए? फिर भी उनके जनरल्स की कामनेस और कंपोजिशंस देखे किस तरह वो अपनी पार्लियामेंट को जवाब दे रहे थे। इससे कहते हैं मजबूत जमहूरियत होना। हम अमेरिका की पॉलिसी से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर, इसराइल के ऊपर, इनकी वार ऑन टेरर की पॉलिसीज के ऊपर, पर ये